हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे पीडीएस चैनल में। तो आज हम जो भौतिक भूगोल है बी फर्स्ट ईयर और उसी का एक क्वेश्चन है समस्थिति पर आधारित भू संतुलन पर आधारित, उसको परिभाषित करेंगे। प्राट और एरी दो विद्वान हुए, उन्होंने भू संतुलन पर क्या बताया उसको परिभाषित करेंगे। तो प्रश्न है समस्थिति यानी भू संतुलन को परिभाषित कीजिए तथा प्राट एवं आयरी के मतों को समस्थिति की संकल्पना के विषय में तुलनात्मक वर्णन कीजिए। यानी जो समस्थिति वो पृथ्वी पर किस प्रकार से बनी हुई है उसी के बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि भाई जो समस्थिति है या भू संतुलन है उसका अर्थ क्या होता है। तो भू संतुलन का अर्थ है कि जो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी, हमारी पृथ्वी गतिशील है, हम सभी को पता है, परिभ्रमण करती है ग्रहों का भी, सूर्य का। तो जो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के उपस्थित क्षेत्र, जैसे पृथ्वी जो परिभ्रमण करती है तब उस पर स्थित जो क्षेत्र है वो स्थिर कैसे रह पाते हैं, उन सब का क्या रीजन है, क्यों वो मतलब कि जैसे पेड़ पौधे पहाड़ है वो हिलते डुलते नहीं, एक जगह टिके रहते हैं, यही भू संतुलन है। वो क्यों रहते हैं वो हम देखेंगे। तो जो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के उपस्थित क्षेत्र, जैसे पर्वत पठार मैदान पेड़ पौधे एवं गहराई में स्थित क्षेत्र जैसे जो झील समुद्र है में भौतिक या यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही भू संतुलन कहते हैं। यानी जैसे पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है तो समुद्र का पानी, नदी का पानी बाहर क्यों नहीं गिरता, या फिर जो मैदान है वो हिलते डुलते क्यों नहीं है, बस उसी के बारे में भू संतुलन का सिद्धांत है। भू संतुलन यानी जो आइसोसेटेसी शब्द से बना है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान या खड़ा होना है, यानी समस्थिति है, समान रूप से खड़ा होना है। और जो भू संतुलन शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी विद्वान डटन महोदय ने किया है। अमेरिका के एक विख्यात सुपर प्रसिद्ध विद्वान हुए डटन, उन्होंने ही भू संतुलन का सबसे पहले सिद्धांत दिया था। तो डटन ने ही भू संतुलन के बारे में बताया। तो इतना हुआ कि जो भाई किस प्रकार से वो स्थिर खड़े हुए हैं, उसका क्या कारण है, उसी का अर्थ ही भू संतुलन है। पृथ्वी जो ऊपर परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी है उसके बारे में ही भू संतुलन है। अब आगे देखते हैं। अब डटन के अलावा भी कुछ विद्वान हुए, जैसे आर्थर रोमस का नाम भी काफ़ी रहता है। तो उन्होंने परिभाषित करते हुए क्या क्या कि जो धरातल की विभिन्न सतहों पर जो पर्वत पठार मैदान के रूप में फैले हुए, मतलब कि जो भू संतुलन है वह एक ऐसी स्थिति है जिसमें धरातल की विभिन्न सतहों पर जो पर्वत पठार मैदान के रूप में फैले हुए स्थल के बड़े बड़े भागों में संतुलन के रूप में पाए जाते हैं, यानी उनमें संतुलन पाया जाता है। अब इसकी उत्पत्ति और विकास देख लेते हैं। तो जो डटन होते हैं उन्हीं को ही भू संतुलन का वैसे तो जनक माना जाता है। डटन ने बताया कि पृथ्वी के तल के अंदर जो भाग नीचे धसे हुए उनके अंदर अधिक घनत्व के कारण है। यानी जो पृथ्वी के अंदर जो भाग धसे हुए हैं, एक मिनट सॉरी, जैसे ये पृथ्वी हो गई, इस पर ये जो भाग नीचे धसा हुआ है, इनमें तो जो घनत्व है वो अधिक घनत्व के कारण विद्वान है। और जो इसके ऊपरली वाला भाग है उनमें जो घनत्व के कारण है वो हल्की है, जिस कारण से इनमें संतुलन बना हुआ होता है। यानी ये नीचे सीधी रेखा में होती है। देखिए नीचे क्षेत्र का भार एक सीधी रेखा के सारे बराबर होता है। इस रेखा को समदाब तल कहा जाता है। यानी जो सीधी रेखा होती है इस रेखा को समदाब तल कहा जाता है। इनमें घनत्व ऊपर कम होता है और नीचे ज़्यादा होता है, जिस कारण से भू संतुलन बना होता है। और जो समदाब तल होता है उसके बाद में क्षतिपूर्ति, इसे बाद में मतलब क्षतिपूर्ति तल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे घनत्व अधिक और ऊपर ज़्यादा होता है, तो ये क्षतिपूर्ति कर देता है एक प्रकार से समान स्थिति बनाए रखने में। तो किसी भी क्षेत्र में इस रेखा पर जो सैलो का दबाव बराबर होगा, भले ही उस क्षेत्र में पर्वत हो, मैदान हो या कुछ अन्य क्षतिपूर्ति की जाए, समस्थिति तल तक ही संभव है। यानी चाहे कुछ भी हो वो सैलो का दबाव बराबर बनाए रखेगा, चाहे वहाँ पर पर्वत हो, मैदान हो, कुछ भी हो। उस तल के नीचे दुर्बलता मंडल होता है, जो समताप तल या क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है। उसके नीचे जो आता है वो होता है दुर्बलता मंडल, जो नदियों पहाड़ों से पदार्थ काटकर डेल्टा में जमा करती है, फलतः पहाड़ का भार घटने लगता है। यानी जो नदी है वो पहाड़ों से जब निकलती है, तो पहाड़ों से जब निकलेंगी तो उनके साइड की जो चट्टानें होंगी, कंकड़ पत्थर होंगे, वो बहा कर एक डेल्टा में जमा कर देती है। तो जिससे क्या होता है, भू संतुलन बिगड़ने लगता है। और भू संतुलन को बनाए रखने के लिए तब पहाड़ पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो वो ऊपर उठने लग जाते हैं। जैसे ये थे तो और ऊपर उठ गए। संतुलन बनाए रखने के लिए पहाड़ ऊंचा उठने लगता है, जिससे क्या है संतुलन बना रहता है। अब प्राट की परिकल्पना क्या थी, तो प्राट भारतीय मापन विभाग के अध्यक्ष रह चुके थे। इन्होंने जो स्थान थे कल्याण और कल्याणपुर, इनमें अक्षांश से अंतर आ रहा था, लगभग 5 पॉइंट समथिंग कुछ डिग्री अक्षांश इंच का अंतर आ रहा था। तो उस अंतर ज्ञात होने होने के कारण जो कल्याणपुर और कल्याण जो स्थान थे उन्होंने उसको जो आकर्षण की असंगति का नाम दिया। यानी ये सब उसने कहा कि आकर्षण की असंगति के कारण हो रहा है। प्राट ने आकर्षण की असंगति की समस्या को हल करने के लिए 2 सुझाव दिए थे, 3 सुझाव दिए थे। वो किस प्रकार से हम उसे ही देखेंगे। यही थी जो प्राट की परिकल्पना थी, वो 3 सुझाव थे। तो प्राट ने कहा कि जो हिमालय ना वो भीतर से बुलबुले जो होता है गुब्बारा होता है उसकी भांति खोखला है, जिसमें भार तथा घनत्व दोनों ही कम है। खोखला होगा तो उसमें भार और घनत्व कहाँ पाया जाएगा, तो वो दोनों ही कम है। इसी कारण उसकी आकर्षण शक्ति कम है। तो पर्वतों की रचना कम घनत्व की चट्टानों से हुई है। इस बेस पर उसने कहा कि जो पर्वतों की रचना है वो कम घनत्व वाली चट्टानों से हुई है। फिर जो इसने ये बताया कि जो हिमालय बुलबुले की बात खोखला है, जिस कारण उसका घनत्व कम है और इसी कारण पर्वतों की रचना कम घनत्व की चट्टानों से हुई है। सेकंड इसने बताया कि पर्वत उच्च होते हैं, उनमें पदार्थ की जो अधिकता होती है ना, ये पर्वत उच्च होते हैं हमें पता है, उनमें जो पदार्थ की अधिकता रहती है उसका संतुलन उसके नीचे कम घनत्व वाले पदार्थ के कारण होता है। जो डटर मोल्ड था उसने तो बताया कि नीचे अधिक घनत्व होता है और ऊपर कम होता है। लेकिन
जो ये एरी भाई साहब थे, एरी नहीं सॉरी प्राट थे, उन्होंने क्या कहा कि उन्हें पदार्थ की अधिकता रहती है और उसका संतुलन नीचे कम घनत्व वाले पदार्थ के कारण होते हैं। इन्होंने जो नीचे का घनत्व होता है ना, उसको तो कम बता दिया और ऊपर पहले से ही कम होता है। ऊपर पहले से ही कम बता दिया, क्यों? ऊपर का जो पर्वत हिमालय है वो बुलबुले की बातें खोखला और नीचे भी कम बता दिया। तो ये दूसरा इसकी परिकल्पना थी प्राट की, जो आगे चलकर फैल हो जाती है, वो भी बताएंगे। फिर जो तीसरा इसने बताया था वो क्या था? तीसरा इसने बताया कि जो प्राट ने पृथ्वी के भीतर एक निश्चित गहराई पर एक ऐसा तल है, जो प्राट है वो कहता है कि पृथ्वी के भीतर एक निश्चित गहराई पर एक ऐसा तल है जिसके नीचे घनत्व का कोई अंतर नहीं होता, यानी घनत्व फैल हो जाता है वापस जाकर। ये जैसे पृथ्वी है, इसके तल पर कहीं पर एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा मतलब कि गहराई पर एक ऐसा तल है जिसके नीचे घनत्व कोई मायने नहीं रखता। प्राट के अनुसार हिमालय का घनत्व कम है और गंगा के मैदानों का घनत्व ज़्यादा है। हिमालय हल्के पदार्थ के बने हैं और मैदान भारी पदार्थ के, इसलिए पृथ्वी के भीतर समस्थिति बनी है। उसने ये कारण बताया कि अब दूसरे एरी विद्वान हुए प्रमुख ब्रिटेन के अंतरिक्ष वक्ता, उन्होंने क्या कहा वो देखते हैं। तो एरी ने कहा कि जो प्राट बता रहा है, पर प्राट जी ने बताया है वो गलत है, उसका सिद्धांत की उसने आलोचना की एक प्रकार से। एरी ने तैरने के सिद्धांत के आधार पर अपने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जो एरी था उसने स्पष्ट किया कि जो हिमालय का भीतरी भाग है ना, वो खोखला नहीं है। हिमालय तो सियाल परत का बना है, जो खुद ही कम घनत्व की है, लेकिन वो खोखली नहीं है। सियाल परत का बना है, वो खोखली नहीं है। हिमालय पृथ्वी के धरातल या भूपर पटल से काफ़ी ऊंचाई तक फैला है, उसी प्रकार वह धरती की गहराई तक भी फैला होगा। यानी जैसे ये हिमालय है, ये धरातल है, हमारा स्थल है, मंडल है, स्थल है, तो ये हिमालय अगर इतना ऊंचा ऊपर वायुमंडल की ओर फैला है ना, तो नीचे भी गर्भ में भी इतना ही पाया जाएगा या फिर इससे अधिक, जिस कारण भूसंतुलन बना रहता है। हिमालय की स्थिति अर्ध स्तर पर तैरती पानी में तैरती हुई नाव की तरह, उसने एग्जाम्पल दिया कि उस नाव की तरह उसकी स्थिति है, जिसका बड़ा भाग पानी में डूबा रहता है और उसका कुछ भाग ऊपर दिखाई देता है। एरी ने हिमालय को पानी में तैरते हुए उस बर्फ के टुकड़े से भी स्पष्ट किया, जिसका 9/10 भाग पानी में रहता है और 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। एरी ने बताया कि तो वस्तु जितनी अधिक ऊपर निकलती रहती है, उसी अनुपात में वह नीचे अधिक डूबी रहती है। यानी जितनी अधिक हमें ऊपर दिखाई देगी, उससे अधिक नीचे डूबी रहती है। ये सिद्धांत दिया एरी ने। उसने एक और बात बताई, तो हिमालय और मैदान पर जो है उन पर भी यही बात लागू होती है। प्राट कहता है कि हिमालय का घनत्व कम है और मैदानों का अधिक, लेकिन ये कहते हैं दोनों पर एक ही बात लागू होती है। इसी प्रकार एरी ने बताया कि हिमालय की जो जड़ है वो भूपटल के नीचे गहराई में लगभग 2.70 लाख फीट तक नीचे होंगी। क्यों? क्योंकि उसने उसकी ऊपरी जो हिमालय की ऊंचाई है उसके आधार पर बताया था कि लगभग 2.70 लाख नीचे 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है और इसी कारण हिमालय की जड़ें भी नीचे पिघली स्थिति में होंगी। ये देखिए, ये आपका भूसंतुलन का सिद्धांत हो गया। ये पर्वत पठार मैदान, ये इनकी ऊंचाई हो गई ऊपर और ये नीचे गहराई हो गई। ये नीचे चट्टानें हैं, पदार्थ है, इन चट्टानों में पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें घनत्व होता है, और ये नीचे बराबर लगभग देखिए, ये पर्वत ऊपर इतना और नीचे भी पठार ये इतना, मतलब कि स्थल से बराबर भाग में या फिर कुछ ज़्यादा भाग में नीचे धसे हुए, जिस कारण से समतुल्य समस्थिति बनी हुई है, वो संतुलन बना हुआ है। ये देखिए स्थल पानी है। अब एरी का यही सिद्धांत पल्लवन सिद्धांत का नाम से जाना जाता है। एरी का समर्थन दो विद्वानों ने किया, जॉली ओमस, उनके भीतर एरी पर आधारित थे, इसलिए हम इनके बारे में ज़्यादा नहीं करेंगे। इनका भी यही मानना था। तो ये हमारा भूसंतुलन का सिद्धांत था और इस पर एरी और जो प्राट थे उनकी क्या परिकल्पना थी वो हमने देखा। ये लगभग आपके लिए फर्स्ट ईयर में 15-20 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैं इसका PDF प्रोवाइड आपको कमेंट बॉक्स में कर दूँगा। धन्यवाद।